हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो भी गद्यांश आएंगे, गद्य खंड आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10th हिंदी में, तो आज हम उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे गद्यांश कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। इन सभी पर आज चर्चा करते हैं और इन सभी को देखते हैं। ठीक है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 नंबर इसमें मिलेंगे गद्यांश पर। ठीक है, नंबर 1 आपका पाठ है भारतीय संस्कृति। तो आपने पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति। तो इसमें दिया गया है एक गद्य खंड। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व बना दे, अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों से को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये एक दिया गया है गद्य खंड, 2016-23 इन दोनों सन में पूछा गया है। तो कैसे आप पेपर में लिखोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस इधर दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ऊपर जो दिया गया है इसका संदर्भ कैसे लिखना है, इसका उत्तर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये नीचे नीचे लाइन जो बनी हुई है, इस पूरे की व्याख्या करिए या अपने शब्दों में इसको बताइए। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, इसके बारे में बताना है कि इसमें किसके ऊपर बताया गया है। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, या लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बताना है और ये आंसर सब इसी में ही छिपा हुआ रहता है। कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको चैप्टर पढ़ने पर भी मिलती है। भारतीय संस्कृति आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, तब आपको पूरी तरह से इसकी नॉलेज होगी। नंबर घ, तो भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 करने होते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन करने पर आपको 2-2 नंबर दिए जाते हैं 3 क्वेश्चन के। ठीक है, 6 नंबर का पूरा एक ये गद्य खंड होता है, गद्यांश बोलते हैं जिसे। ठीक है, गद्यांश होता है गद्य का अंश। तो हम नंबर 1 पर बात करते हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का, यानी ऊपर दिए गए गद्यांश का संदर्भ हम लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, यह लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका संदर्भ कैसे लिखा है, कि गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नाम पाठ का और उससे लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसानी से आपको एक क्वेश्चन आ गया समझ में। आपको पहचानना कैसे है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। संस्कृति के बारे में और इन चीज़ों के बारे में दिया गया है, उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो आप। नदी, संस्कृति, इन सभी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। तो भारतीय संस्कृति की इसमें बात की गई है। अध्यात्म की भी बात इसमें ही मिलेगी आपको। ठीक है, और भी आगे भी मैं आपको ये गद्यांश दिखा दूंगा जो इनमें से ही आएगा, अलग नहीं आता है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पर, यानी इसकी व्याख्या कैसे करोगे आप। तो यहाँ पर दी गई है, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा इसे। रेखांकित अंश की व्याख्या। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषी रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहा है। आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिक
और आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। इन सभी के कारण हमें आज सदियों पहले प्रवाहिता उसी अमृत तत्व की तलाश है, जिस अमृत रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। न जाने कितने बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ ऐसा एक तत्व सदैव विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। यानी अपने शब्दों में लिख सकते हो कि अब जो है भ्रष्टाचार या इन धर्म जाति इनके आधार पर हम आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं। पहले की तरह रहना चाहिए, जैसे हम मिलजुल करके, और जो भी जितने आक्रमणकारी थे बाहरी, उन सभी के अत्याचारों को भी हमने कैसे कैसे ख़त्म किया है और हम कैसे मिलजुल करके रहते थे, और हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान किसके द्वारा हुई है। थोड़ा सा आप अपने द्वारा बना करके लिख सकते हो, या इसमें से ही एक लाइन को, जैसे आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वर अमृत इनकी तलाश में हैं, इन चीज़ों के बारे में लिखना है। थोड़ा सा और 2-4 लाइन आप अपने द्वारा बनाकर लिख दीजिए, फिर इतनी लिखिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी अपने शब्दों में बयां करो, यानी अपने शब्दों में बताओ कि क्या क्या कहा गया है इस लाइन के बारे में। तो इस तरह से आप अपने द्वारा भी लिख सकते हो। नंबर ग, इसको देखिए, इसका उत्तर ग का। भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। तो यानी एकता है, इसको याद करना है कि भारतीय संस्कृति की जो एकता है वही हमारा तत्व है जो हमेशा हमें क्या करता है, हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। स्वयं को नंबर घ का आंसर, यानी भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है। तो देखिए, स्वयं को दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ मानने की हमारी विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल मलिन हो गया है। यानी कि स्वयं को दूसरे से जो अलग मानते हैं और श्रेष्ठ मानने की विषमता, यानी मैं इससे ज़्यादा बढ़िया हूँ, श्रेष्ठ हूँ, या दूसरे से भिन्न सोचता है कि अब मैं इससे अलग हूँ, ये नहीं सोचते कि हम सभी एक समान हैं और मिलजुल कर रहे हैं। तो ये भावना ही मलिन है, ठीक है। विशाल सागर का ये जल मलिन हो रहा है इसके कारण ही, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक गद्यांश जो होता है इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे या 4 आपको मिलेंगे, उनमें से आपको 3 ही करने हैं, उनके 3 के ही आंसर आपको करने हैं और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपने समझा इसमें कि गद्यांश 1 आएगा हमारे पेपर में और उसमें 6 नंबर का आएगा। ऐसे ही पद्यांश आता है। आज हम गद्यांश के ऊपर बात कर रहे हैं और सभी गद्यांश को मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और कौन कौन से कहाँ पर आ रहे हैं इन सभी को देखते हुए चलेंगे। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नंबर 2 देख रहे हो अब, गद्यांश नंबर 2, और किसका है, भारतीय संस्कृति का, और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यानी इसमें समझ गए होंगे आप, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र में जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, और जिसमें प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, यहाँ पर समझ चुके हैं आप, पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वह अपना पूर्ण या पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी।
तो ये भी आपको ऐसा दिखा हुआ ऐसे करके देखिए, ध्यान से देखिए, यह डैश 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 ऐसे करके आपको पेपर में कैसे लिखना है, यह एक नैतिक, इतना से लिखने के बाद आप डैश डैश कर लोगे, किससे, ब्लैक पेन से लिखना है। और लास्ट का जो होता है ये, जहाँ तक ये नीचे रेखांकित जो अंश है उतने तक ही लिखना है, अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो बस इतना ही लिख देना है। उसके बाद स्टार्टिंग कर देना है आपको, जैसे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे के नंबर डालोगे और उसका नाम वो क्या बोलते हैं, जैसे गद्यांश पूछा है तो गद्यांश हेडिंग डालना है आपको, ठीक है। गद्यांश का सॉरी संदर्भ, तो संदर्भ लिखोगे तो संदर्भ हेडिंग डालोगे, संदर्भ लिखे, और उसके बाद संदर्भ को ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करोगे। संदर्भ को लिखोगे किससे, संदर्भ को किससे लिखोगे, हेडिंग को, उसको लिखोगे ब्लैक पेन से, और उसके बाद संदर्भ जो लिखोगे वो हिंदी में जो लिखोगे वो लिखोगे आप ब्लू पेन से, ठीक है, समझ गए होगे आप। खे का ऐसे ही आंसर करना है, ऐसी गै का और ऐसी ही गह का, इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 2-4 और एक्स्ट्रा। ये देख लीजिए आप कितने सन में आया हुआ है, आप देख सकते हो, देख लीजिए कितने सन में आया हुआ है। तो किसका है ये, भारतीय संस्कृति का, ये भारतीय संस्कृति का है, ये भी भारतीय संस्कृति का है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, इसमें भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये भी भारतीय संस्कृति का है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना भी हमारे देश का प्राण है। संस्कृति की ज़्यादातर बात जो आएगी ना वो भारतीय संस्कृति में आएगी, और जल के बारे में और इन चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, आप दिखा रहा हूँ मैं इसलिए ही। और ये कितने सन में पूछा गया है ये सभी भी आपको नीचे ये नोट डाउन इधर साइड में है, ठीक है। लिखना ऐसे है आपको, ब्लैक से ऐसे करके, ये जो जितना भी यहाँ पर होता है नीचे रेखांकित होता है ना, उसको लिख करके थोड़ा सा 2 यहाँ से और फिर डैश 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 और इसके बाद लिख दोगे ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट से लगा करके फिर से बिंदु जो बना देते। अब देखिए वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति ये इसमें दिखाई दे रहा है अलग ही, तो ये भी भारतीय संस्कृति से है। तो इनका ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो हो ना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछता है कि इसके चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का, और इसके लेखक कौन है। उसके बाद यहाँ इसके नीचे आंसर में क्या लिखा है थोड़ा बहुत ही चेक करेगा और आंसर उसके नंबर दे देता है, ठीक। अब बात करते हैं हम मित्रता पर। तो मित्रता को कैसे पहचानोगे, तो इसके भी दिए गए हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिसे जो रूप का चाहे उस प्रकार उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो ये सभी दिया गया है। तो इसका भी हमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, ये चीज़ के बारे में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके उत्तर देने हैं, और ये 6 नंबर में है, ठीक। तो कैसे लिखोगे संदर्भ, तो मैं इसमें संदर्भ बता देता हूँ और व्याख्या भी बता देता हूँ और एक क्वेश्चन का आंसर भी, क्योंकि ये छोटा है, शॉर्ट है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गदखंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी, हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह होती है ना, मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। तो यह इस तरह से आंसर लिख सकते हो, या फिर बना करके जो भी आपके समझ में आया होगा आप उसके अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन लिखना क्या है, जब भी आप पेपर में लिखो तो उनके बीच में एक मेंटेन गैप रखना है, यानी गैप को मेंटेन करके रखना है। जैसे आप एक यहाँ लिख दिया शब्द, एक उधर लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। एक यहाँ लिखा है तो दूसरा यहाँ, फिर तीसरा भी यहाँ, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस पर लिखना है। और शब्दों के इनके वर्णों के बीच में भी इनमें गैप होना चाहिए, जिससे साफ साफ वर्ण लिखे हुए मिले, यानी शब्द को आप सही सही करके लिखेंगे साफ साफ, ताकि एग्जामिनर को आपको समझ में आए, एग्जामिनर चेक करें तो अच्छी कॉपी लगे वो, और उसका भी मन लगे, जो एग्जामिनर हैं उनका मन लगे कि हाँ बच्चे ने साफ राइटिंग में लिखा है और अच्छा लिखा है, ठीक है।
नंबर गए, इस पर आंसर पर ध्यान देते हैं। उन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हों और उनका विरोध ना करते हों। यानी कोई बात हम गलत कर रहे हैं तो उसका हमें विरोध नहीं करते हैं, उस बात को सही मान लेते हैं, करो करो भैया करो, तो इसका विरोध ना करते हो तो वो जो हमारे लिए बुरा है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, एक तो ये हो गया मित्रता का, फिर देखिए विश्वास पात्र मित्र, तो मित्र मित्र ठीक। और मूर्ति के बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा इसमें, कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह, तो इसमें दिया गया है मित्र। तो ऐसे ही ये पूरा दिया गया है, इसमें इतने सन में आया है ये, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, इतने इतने सन में आया हुआ है। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो चुका है ये वाला। देखिए अब बात करते हैं हम और कितने आए हुए हैं इसमें। देखिए मित्रता इसमें आ गया, मित्रता से आप पहचान लेंगे कि ये मित्रता पाठ से लिया गया और रामचंद्र शुक्ल जी इसके हैं। एक ज़्यादातर ये ज़्यादा आता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, नाश कर देता है। तो ये वाला ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आता है ये वाला तो। और एक ये दिया गया है, देखिए यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये देखिए मित्रता इसमें आ गया है, तो आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, मित्रता है यानी मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आप नीचे के 2 क्वेश्चन का आंसर इसी में से दे सकते हो। अब बात करते हैं इस पर, बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य, बड़ी ये चीज़ देख लीजिए। और इसके बाद देखिए बुरे लोग के बारे में, इसमें बुरे लोगों के बारे में बताया गया है और पवित्रता का नाश होता है, यानी ये चीज़ के बारे में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही साफ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका आंसर नीचे लिए दिया गया है, ये रहा, आप देख सकते हो, पाठ मित्रता और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं हम ममता पर। तो इस तरह से ममता पर ध्यान देना है। रोहतास दुर्ग के ये प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के सम्मान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये ममता के पहचान इसमें हर एक चीज़ में हो जाएगी, आपको देख लेना है। मैं इसका वो बता देता हूँ संदर्भ सिर्फ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात करते हैं हम इस पर। काशी के उत्तर में ये चूड़ा नाम से, और इनके चूड़ा नाम से, ममता नाम से इनसे पहचान हो जाएगी, और मौर्य के नाम से। ठीक है, आप समझ सकते हो क्या, ममता नामक पाठ को समझ सकते हो, माता के नाम से भी यहाँ आ जाएगा इसमें ज़्यादातर। और देखिए, और इसमें क्या दिया गया है, नरेश हुमायूं। तो इन चीज़ के बारे में भी देख लेना है आपको, ममता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ममता ज़रूर मिलेगा आधे से ज़्यादा में। अब बात करते हैं क्या लिखूं। तो क्या लिखूं कैसे पहचानोगे आप? जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तो क्या लिखूं, इस चीज़ के बारे में किसने लिखा है, क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। तो वो बोल रहे हैं जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं और अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत होता है। यानी पीछे की जो बात है उनके लिए वह सपना सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा समय बीत गया और पहला हमारा अच्छा कैसा हुआ था, यानी बचपन की बात सोचते हैं वो। ठीक, ऐसे ही इसमें दिया गया है, जैसे क्या लिखूं मैं, आप पहचान कैसे लोगे? तो इसके बारे में, यानी बड़े बूढ़ों के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और तरुण अवस्था के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है, इसमें बताया गया है। और सोच विचार ज़्यादा है, तो तरुण और बाल्यावस्था को आप ज़्यादातर इसमें देखिएगा, हर एक उसमें पैराग्राफ्स में जो भी है, जैसे गद्यांश दिया हुआ है इस तरह से, तो आप इसमें देख लीजिए। अब हिंदी में प्रगतिशील और ये हो रहा है, साहित्य का अतीत का स्मारक हो जाता है।
तो ये चीज़ गौरव का स्वप्न देखेंगे, है ना, वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देख, इससे आप पहचान सकते हो। और इसका क्या संदर्भ क्या हो सकता है, तो संदर्भ लिखोगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लिखूं से उद्धृत है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें दो ही हैं, दो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद अब बात करते हैं हम आगे। तो आप इसमें क्लास में जुड़े रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें आपके द्वारा, और मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। अब देखिए इसका गद्यांश, इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो ईर्ष्या ईर्ष्या ज़्यादातर इसमें मिलेगी, और एक दो और वर्ड्स मिलेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, ईर्ष्या ज़्यादातर इसमें मिलेगी, हर एक उसमें ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका संदर्भ देख लीजिए, बाकी सभी के आंसर यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर ही। तो संदर्भ क्या होगा, इसका संदर्भ मैं आपके सभी के सामने दे रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसमें देखिए अगला वाला, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। तो ईर्ष्या के बारे में ज़्यादा बात हुई है तो इसलिए ईर्ष्या, ये भी क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, किससे, वो रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, तो ये वाला ईर्ष्या यहाँ पर भी आ गया है। तो ईर्ष्या से आप पहचान लोगे क्या है ये, ईर्ष्या वाली, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से, और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, अब अजंता को समझना जरूरी है। अजंता किनकी है, भगवत शरण उपाध्याय जी की। तो अजंता में पहाड़ के बारे में, गुफाओं के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। सॉरी, तो पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों में उभारी मूर्तें हंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और जब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया भी बसा दी गई। ठीक है, तब, ठीक है, पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, और फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, यानी बिल्कुल अच्छा असली तरह से बना दिया उनको, किनको, गुफाओं को। तो फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, यानी अजंता के बारे में, पहाड़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ही है। और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और इसका आंसर आप अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हो, इसको देखते हुए अपने शब्दों में बयां करना है कि कैसे कैसे आपको समझ में आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका गद्यांश का संदर्भ हम लिख देते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है ना। तो और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ के बारे में, समुद्र उमड़ पड़ा है ये चीज़ है, और मनुष्य और इनके कलाकारों के बारे में है, और बुद्ध का जीवन, अजंता आ गया ना इसमें, इससे भी पहचान लोगे आप। पैराग्राफ को, आपको गद्यांश को समझना जरूरी है कि किस तरह से, कौन से उसमें से पार्ट में से लिया गया है, और इसके बाद तो आप आंसर लिख सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, तो बुद्ध की बात किस में की गई है, अजंता में, तो अजंता में की गई है। और इसमें और कुछ भी दिख रहा है आपको मिलता हुआ, तो इसमें कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसी से भी पहचान लिया है कि हाँ बुद्ध की बारे में बात की गई है, तो इसका अर्थ क्या है, अजंता से लिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए एक और ये दिया गया, बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही है। तो चित्रों के बारे में बात या फिर बुद्ध के बारे में बात कहाँ की गई है, अजंता नामक गुफा में की गई है। तो अजंता उसमें पाठ में की गई, सॉरी। ठीक है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। ये देखिए अजंता इसमें आ गया है, तो इसी का मतलब अजंता आप आसानी से कर सकते हो। सभी के आंसर मैं सामने देता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको देख सकते हो। जो अगर नहीं दिखा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं हम पानी में चांद और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक
या रोमांच घटनाओं के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग में किस देश और जाति ने चंद्रमा पर पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। तो इसमें आपको कैसे समझना है, तो इसमें चंद्रमा के बारे में और आगे की चीज़ों के बारे में, जैसे अस्तित्व बनाने के लिए या इन चीज़ों के ज़्यादातर चंद्रमा को ही आपको समझना है, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में और दूसरा कल्पना करने के बारे में। तो चंद्रमा और कल्पना इन चीज़ों को ज़्यादा समझना है। ये हैं आपके ट्रिक, इनके माध्यम से आपको पहचानना है। तो चंद्रमा यहाँ पर ये आ गया। चंद्रमा आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसमें, देखिए पैराग्राफ में चंद्रमा ये रहा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ऐसे ही इसमें देखिए, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ तक वह कल्पना के पंखों पर उड़ना चाहा, उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। इतने में ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। चंद्रतल यानी चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष के बारे में जो बात की गई है, तो ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी। जो पानी में चांद दिखाई देता है, कहाँ है, कहाँ पर इन चीज़ों का आप आदमियों ने चांद पर जाने का इस चीज़ के लिए सोचा। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, ये सब चीज़ के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादातर इसमें, और चंद्रमा के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, यानी 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जो सभी पैराग्राफ्स में मिलते हैं। तो उसी के माध्यम से आप क्या गद्यांश का पता लगा सकते हैं कौन से चैप्टर से। तो मैंने आपको संदर्भ बता दिया है जयप्रकाश भारती द्वारा। अब हम जो सेकंड क्लास लेंगे वो क्लास होगी पद्यांश पर। तो आप जुड़ना ना भूलें, ये क्लास आपको ज़रूर देखनी है, जो अगर आपको 6 नंबर पाने हैं तो, ठीक है। 6 नंबर की वो क्लास आपको समझा दी गई है, वो आप आसानी से कर सकते हो। आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो चुके हैं उसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पद्यांश पर। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी क्या राय है आप इसमें कमेंट बॉक्स में